पॉलिंग्स रूल। इन्होंने 5 रूल दिए हैं हमें केमिस्ट्री के समझने के लिए मिनरल के, जिसमें पहला रूल है रेडियस रेशियो प्रिंसिपल, दूसरा रूल है इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी प्रिंसिपल, तीसरा रूल है शेयर ऑफ एजेस और फेसेस बाय कोऑर्डिनेटिंग पॉलीहाइड्रा इज इनहेरेंटली अनस्टेबल, चौथा जो है वो तीसरे का ही एक्सटेंशन है, और पांचवा रूल है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। तो वन बाय वन इन सभी को हम देखते चलते हैं। पहला रूल है आपका रेडियस रेशियो प्रिंसिपल। रेडियस रेशियो प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका कैटायन और एनायन है, तो कैटायन और एनायन का इफेक्टिव लेंथ जानना है, तो आप क्या कीजिए, कैटायन और एनायन का रेडियस जोड़ दीजिए, आपको जो इफेक्टिव लेंथ है वो मिल जाएगा। तो वही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एनायन कैन बी कैलकुलेटेड बाय देयर इफेक्टिव आयनिक रेडियाई एंड cation coordination depend on the relative radii of cation surrounding by anion। तो ये तो समझ में आ गया। दूसरा, जो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कैटायन का, वो डिपेंड करेगा कैटायन का साइज कितना है। कैटायन का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है, अगर देखिए कैटायन का साइज छोटा है इतना, तो वो क्या होगा, इस ट्रायंगुलर वर्ड में ही चला जाएगा। और आपने देखा है ट्रायंगुलर वर्ड और क्यूबिक वर्ड में आपका वर्ड क्यूबिक में ज्यादा होता है। ये सारी चीज अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ट्रायंगुलर वर्ड का वर्ड छोटा होता है, क्यूबिक वर्ड का बड़ा होता है। तो अगर आपका कैटायन का साइज बड़ा होते जाएगा एनायन के कंपेयर में, तो आपका क्या होता जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा, या अदर वर्ड में कह लीजिए द रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज सो द कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे जैसे कैटायन का रेडियस इंक्रीज करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपको दिख रहा है, ये 4 बीच में है, ऊपर एक नीचे एक, है ना। तो ये अगर आप बीच में सिर्फ देख रहे हैं, तो अगर मैं कट करूं तो 1 2 3 4, ऊपर एक बॉल होगा, नीचे एक बॉल। तो अगर मैं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन रेडियस रेशियो निकालूं, यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन रेशियो निकालूं, तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा होगा। इसका कहने का मतलब कि आपका कैटायन का रेडियस जितना बड़ा होगा एनायन के कंपेयर में, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा होगा। यही चीज अभी तक हमने देखा था। तो हम इन दोनों के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर इस केस में कैलकुलेट करें, तो ये हमारा कैटायन, ये कैटायन और ये कैटायन के सॉरी एनायन एनायन का रेशियो है। तो ये हम रेडियस लिख लेते हैं 2 एनायन का, ठीक है। मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ 2 रेडियस ऑफ एनायन, ये एनायन के बीच का है। ये भी एनायन जेड नहीं, ए से दिखा देते हैं एनायन। और ये जो है, ये एनायन का, ये एनायन और ये 2 टाइम डायगोनल, तो ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया 2 टाइम्स ऑफ एनायन प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैटायन। अगर आप ट्रायंगुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये 90 डिग्री है, तो आप ये लिख सकते हैं 2RA का होल स्क्वायर प्लस 2RA का होल स्क्वायर, मतलब इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, इक्वल टू इस साइड का हाइपोटेनस का स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ आर ए प्लस आर सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना आपका, अगर ओपन करेंगे तो ये 4RA का होल स्क्वायर प्लस 4RA का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ आर ए प्लस आर सी का होल स्क्वायर। हम स्क्वायर इस पैटर्न इधर भी बना लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं अंडर रूट 8, 4 प्लस 4 8, और अंडर रूट 8 आर ए का होल स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू ये आएगा 2RA प्लस आर सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, यानी आपका बना अंडर रूट 8RA इक्वल टू 2RA प्लस आर सी, है ना। तो अब क्या है, ये 2 से ये अंडर रूट 8 है, तो ये बाहर कितना निकलेगा, तो इसे अब इधर करते हैं। तो 2√2RA इक्वल टू 2RA प्लस 2RC, मतलब RA RC ये कॉमन ले लेते हैं, 2 हटा देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी अंडर रूट 2RA इक्वल टू RA प्लस RC, ये इधर ले जाइए, तो √2 माइनस 1 RA इक्वल टू RC, RA को इधर लाइए, √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 इक्वल टू RC बाई
आर ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू जो आर सी बाई आर ए आई, ये आई 0.414। यानी आप देखिए आर ए बाई आर सी अगर हम करें, आर ए बाई आर सी बाई आर ए, सॉरी, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ये वैल्यू है 0.414, तब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, है ना। अगर हम ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करें, 3 फोल्ड, तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो जाहिर सी बात है 0.414 से कम आनी चाहिए। तो इसे देख लेते हैं कि ये कितना आता है इस केस में। ठीक है, तो हमने कहा ये 2 आर ए है, ये भी 2 आर ए है, ये भी 2 आर ए है, ये हमारा सेंटर है। तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कुछ भी खींच लीजिए, सब सेंटर से पास होता है ना। तो ये हम ड्रॉ किए, तो ये सारा यहाँ से पास होगा। अब हम ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ये है ना। देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये पूरा एंगल था 60, ये एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा साइड, तो ये एंगल हो गया 30। ये जो साइड है और ये साइड, तो ये तो हो गया सिर्फ आर ए, है ना, आधा। ये साइड हो गया आर ए प्लस आर सी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैटायन का थोड़ा सा और एनायन का, रेडियस और कैटायन का ऐड होगा। तो अगर हम ये ट्रायंगल अलग से बनाएं, तो फिर मेरे को चेंज करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ये इधर आर ए है, इधर आर ए प्लस आर सी है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो अगर मैं इसे करूं तो cos 30 आता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस आर ए अपॉन आर सी प्लस आर ए। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर सी प्लस आर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ बना √3 आर सी प्लस √3 आर ए इक्वल्स टू 2 आर ए। आर ए को एक साइड लीजिए, √3 आर सी इक्वल्स टू 2 माइनस √3 आर ए। अगर आप इधर लाएंगे तो यहाँ आएगा आर सी बाई आर ए इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.71। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.155। यानी देखिए इस केस में कितना आया था, 0.414 या 0.414, और इस केस में 0.155। यानी आप देख रहे हैं जो रेडियस ऑफ कैटायन है, अगर उसकी साइज बढ़ रही है, कैटायन एनायन रेशियो, तो आपका क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ 3 से 6 हो जा रहा है जैसे जैसे। तो ये प्रूफ करता है जैसे जैसे आप कैटायन की रेडियस बढ़ाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बढ़ते जाता है। तो ये सीक्वेंस जो है, इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अगर रेडियस 1.5 से कम हुआ तो 2 फोल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब 0.155 या 0.15 है तो आइडियल 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। आइडियल मतलब तीनों जो थे वो कांटेक्ट में थे, है ना, तीनों जो एटम है वो तीनों ही क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। तो ये चीज होगा, ठीक है। अगर आप 0.55 से 22 तक जाएंगे तो आपको ट्रायंगुलर ही मिलेगा। 0.22 पे टेट्राहेड्रल यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और 22 से 41 तक, 0.41 तक 4 ही रहेगा। 41 पे या कह लीजिए 41 से 73 तक 6 रहेगा, 73 से 1 तक 8 रहेगा, और 1 से ज्यादा 1 या 1 से ज्यादा, ये 1 है मतलब 1 से जस्ट कम, 7.73 इस केस में आएगा, है ना। तो 1 और 1 से ज्यादा जो होगा डेड का हाइड्रल कोऑर्डिनेशन, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। क्यूबिक का देखिए ये 8 है। ये जो जितने भी है ना, ये वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर बता चुका हूं, तो ये सारे इस चीज से हैं, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन गेट में और नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। आगे आते हैं पॉलिंग सेकंड रूल। पॉलिंग सेकंड रूल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी प्रिंसिपल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी प्रिंसिपल कहता है कि जो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब कैटायन और एनायन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो कैटायन के वैलेंसी को डिवाइड करके। आप कैटायन के वैलेंसी को डिवाइड करके
आप कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी अगर इसका कटायन का चार्ज आपका 2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 2 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, आपको पता चल जाएगा कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है। तो वही है, वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी बाय डिवाइडिंग द आयंस वैलेंसी, आयन की वैलेंसी जो कि इसका अगर चार्ज 2 है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से, ठीक है। और फिर वही कह दिया कि अगर आप सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ को जोड़ देंगे तो इसकी वैलेंसी मिल जाएगी, सेम उल्टा चीज कह दिया, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए हम कुछ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जब सबसे पहले हम लेते हैं NaCl का, है ना। तो इसको हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए। अगर आप लीजिए NaCl का, तो NaCl का क्या होता है, Na का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अगर हम बॉन्ड और इसका चार्ज +1, इस पे चार्ज -1, तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 1, मतलब चार्ज 1 अपॉन कितना कोऑर्डिनेशन 6, तो इसका भी बॉन्ड स्ट्रेंथ 1/6 कैटायन के लिए आया, एनायन के लिए भी Na+ के लिए आया 1/6, और Cl- के लिए भी देखेंगे तो आएगा 1/6, दोनों के लिए हमारा क्या आएगा 1/6, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 और 6 का। लेकिन अगर आप यही बात करते हो, थोड़ा अलग चलते हैं, यही बात करते हैं हम किसके लिए, CaF2 के लिए। CaF2 के केस में देखिए Ca और F- का रेडियस है, Ca+2 का रेडियस है 1.2 और F- का है 1.31। रेडियस रेशियो निकाले, आपका आ गया 0.85। अगर आप ध्यान दीजिए 0.85 आपका क्या क्या था, मैंने कहा था वो याद कर लीजिएगा। तो ये था 15.5, फिर क्या था 0.22, फिर था 0.41, फिर था 0.73 और फिर था 1, यानी 0.73 और 1 के बीच लाई कर रहा है। तो आपका कितना हो जाता था कोऑर्डिनेशन नंबर 8, याद कीजिए कितना था 8, और 1 से ज्यादा होता था तो होता था 12। तो ये 8 हो गया कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और इस पे चार्ज +2 है, तो इसका देखिए क्या होगा, इसका अगर हम करें तो ये क्या हो गया, कैल्शियम है, इसके पे चार्ज है +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8, तो इसका चार्ज है 1/4, है ना। यानी ये Ca क्या है 2+, और इसको कितना बॉन्ड बनाना है, ये 8 बॉन्ड बना लिया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड। लेकिन अगर F- की बात करें, हमने क्या कहा CaF2 का ना, तो F- की बात करें तो अब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना 1/4, यानी F का भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए 1/4 का। अब 1/4 का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इस पे आयन है -1 का। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर आप जिस सारे बॉन्ड को जोड़ दो तो आपको उतना आयन होना चाहिए। यानी अगर हम इस तरह लिखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये है कोऑर्डिनेशन मतलब आयन अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना आ गया इसका 1/4, आयन कितना है 1 अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो फ्लोरीन के लिए आएगा वो 4 आएगा। यानी फ्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो 4 ही होना चाहिए। यानी फ्लोरीन किस में मिलेगा टेट्राहेड्रल वर्ड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए और कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए, है ना। तो कई बार होता है कि आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि सर अभी आपने बोला कि जो रेडियस रेशियो है वो कितना है, वो है हमारा 8 वाला। एक सेकंड मैं इस पे दिखाता हूँ। जैसे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा आया था 0.85 का मतलब है कि उसका कोऑर्डिनेशन मतलब रेडियस रेशियो 0.85 आया है, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि फ्लोरीन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा 4। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू है ये रेडियस रेशियो का, ये कोऑर्डिनेशन बताता है कैटायन का, वही हमने बोला। तो कैटायन आपका मिलेगा 8 कोऑर्डिनेशन में, लेकिन फ्लोरीन जो मिलेगा वो मिलेगा 4 टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग था। NaCl में क्या होता था, Na भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता था, Cl भी, यानी कैटायन और एनायन दोनों। लेकिन CaF2 की बात करें तो कैटायन अलग कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहा है, एनायन अलग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जो हमने पॉलिंग्स के 2 रूल पढ़े, इसके कुछ खामियां भी हैं। पहला खामी है देखिए, द
आयनिक रेडियाई वेरी विथ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वैलेंसी, कि जो आयनिक रेडियाई होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर और वैलेंसी के साथ वेरी करता है अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, अदर थिंग्स समटाइम्स जो रेडियस रेशियो कैलकुलेशन मे बी एम्बिशियस बिकॉज इट दे रिक्वायर्ड चूजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर बिफोर मेकिंग कैलकुलेशन, क्योंकि हमारा क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैलकुलेशन से पहले ही चूज करना होता है, तो ये इसकी पहली खामी है। दूसरी खामी है कि जो हम मान के चल रहे हैं कि सारे आयनिक बॉन्ड होने चाहिए, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आयनिक बॉन्ड के लिए, लेकिन हमेशा कंप्लीटली हमें आयनिक बॉन्ड नहीं मिलता। कई बार कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं सारे आयनिक बॉन्ड है, तो ये दूसरा हमारा खामी है। थर्ड खामी है कि जो रेडियस रेशियो है इसकी कुछ लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, वी कैन नॉट सर्टेन वेदर इट हाई और लो कोऑर्डिनेशन नंबर विल प्रीवेल्स। ठीक है, और फोर्थ है कि जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमर है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में इरेगुलर शेप दिखाता है, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया तो हमें रेगुलर पैटर्न नहीं मिलता, इरेगुलरिटी मिलने लगती है, तो ये हमारा इसके साथ खामियां हैं। ठीक है, अब आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, हम बात कर रहे थे। अगर हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अब देखिए इससे पहले हमने क्या बात किया था NaCl का, NaCl में भी NaCl एक ही तरह का बॉन्ड था। उसके बाद हमने बात किया CaF2, CaF2 में Ca और F के बीच बॉन्ड था। लेकिन अगर हमारा एक से ज्यादा कैटायन हो किसी फॉर्मूले में, जैसे स्पिनल में जैसे MgAl2O4 है, यानी कि MgO बॉन्ड भी मिलेगा और AlO बॉन्ड भी मिलेगा, तो यहां पे हमारे दो अलग अलग बॉन्ड मिलते हैं। अगर इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहा तो इसे आइसोडेमिक टर्म हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें यूज करें तो MgO और Al2, Mg इसमें +3 और Al का भी चार्ज कितना होता है +3। ठीक है, इसका +2 होता है, सॉरी Mg जो होता है मैग्नीशियम का चार्ज +2 होता है ना। तो अगर आप बात करें Mg और Al के साथ, तो Mg का जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना है, A साइड पे है और इसका टेट्राहेड्रल साइड है, और B जो है इसका A मतलब Mg, B मतलब Al, तो A मतलब यानी Mg टेट्राहेड्रल वर्ड है और ये ऑक्टाहेड्रल साइड है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अगर मैं डिवाइड करूं Mg का बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालूं तो चार्ज 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये कितना आ गया 1/2। और CaF का AlO का भी बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ AlO के लिए भी क्या हो जाएगा, चार्ज कितना 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, तो 3/6, ये भी 1/2। यानी देखिए AlO हो या फिर MgO हो, इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगा तो वो आइसोडेमिक में के अंतर्गत आएगा। लेकिन यही अगर आप एनआइसोडेमिक में बात करें तो एनआइसोडेमिक के साथ क्या होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो कोऑर्डिनेशन जो चार्ज है एनायन पे उसके आधे से ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें CaSO4 में, तो CaSO4 का देखिए S जो सल्फर होता है +6 शो करता है चार्ज, है ना, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपका जो होता है ये 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। सल्फर यहाँ पे कितने का कोऑर्डिनेशन शो करता है, 4, टेट्राहेड्रल वर्ड, है ना। तो अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालें सल्फर का, हम किसकी बात कर रहे हैं, SO4 2- के साथ। ठीक है, तो क्या है सल्फर कितना, कौन सा टेट्राहेड्रल वर्ड में है, और इसका अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, चार्ज कितना 6 और बाई कोऑर्डिनेशन और कितना है 4 का, इसे कैंसिल करेंगे तो 1.5 आएगा, ये 1.5। और इसके जो ऑक्सीजन है उस पे जो चार्ज है 2 है उससे, यानी कि जो चार्ज से 1.5 गुना है ना, मतलब इसका आधा करेंगे तो चार्ज का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना आएगा 1, जो चार्ज है उससे भी ज्यादा हो तो वो हम कहते हैं एनाइसोडेमिक। यानी इसमें देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, हम ये कह सकते हैं ना कि 1.5 मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। जो वैलेंसी ऑफ एनायन है, एनायन के जो चार्ज है वो आधे से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग होता है कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं CaSO4 की ना, तो हम इस तरह ड्रिल करते हैं कि Ca2+ और SO4 2-, ये पूरे को हम एक एनायन की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि SO4 2- की तरह।
हम ये पूरा एक एनायन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि ये ब्रेक नहीं होता है। तो हम वही कहें, देखिए SO4 2 माइनस कॉम्प्लेक्सेस आर टाइट यूनिट विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑल सल्फेट हो गया, कार्बोनेट, नाइट्रेट, अदर एनआइसोडेमिक कंपाउंड हैव टाइटली बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। ये बॉन्ड इनका बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम सो वी ऑफ्टन थिंक SO4 2 माइनस या CO3 2 माइनस या NO3 माइनस, इन सब में देखेंगे तो ये एनाइसोडेमिक की चार्ज है। ये सिंगल एनायन की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं मेसोडेमिक। मेसोडेमिक में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एनायन बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो एग्जैक्टली आधा होता है एनायन के चार्ज के। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे SiO4 माइनस है, तो SiO4 के साथ देखिए सिलिकॉन पे चार्ज जो होता है +4 का होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, टेट्राहेड्रल वर्ड में है। तो अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/4 जो कि कितना है 1 है ना, और O-2 माइनस यानी जस्ट इसके आधे। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो इससे ये होगा कि जैसे एक सिलिकॉन है, इससे ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाया, ये क्या कर सकता है दूसरे सिलिकॉन से भी जो बॉन्ड बनाया, तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना इन दोनों सिलिकॉन के बीच, ये दोनों ही सेम होगा। यानी कि अगर आप सिलिकॉन लीजिए, इसके साथ ये टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा है, अब ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है ना, तो ये जो दूसरा सिलिकॉन बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होंगे, जिससे क्या होता है कि आपका ये जो शेयरिंग होती है ना ऑक्सीजन की, वो काफी काफी कॉमन हो जाती है SI4 मतलब मेसोडेमिक के साथ। तो वही कहा है कि एन ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेट टू अनदर कैटायन जस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज टू इट्स कोऑर्डिनेशन SI4+ के साथ, ठीक है। तो इसीलिए जो सिलिकेट के बीच जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, न कहीं ज्यादा न कम, तो इसीलिए जो सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन होते हैं वो आपको शीट में मिल सकते हैं, पेयर में मिल सकते हैं, चैन में मिल सकते हैं, नेटवर्क में मिल सकते हैं। इसीलिए आप ऐसा ये 4 का इतना नेटवर्क देखते हो। या फिर मेसोडेमिक जितने भी एनायन होते हैं, मतलब मेसोडेमिक जो भी होते हैं, उनका आप इतना नेटवर्किंग देखते हैं। ये आगे आगे जो नेक्स्ट क्लास में होगा हम दिखाएंगे कि सिलिकॉन आपका पूरा चैन बनता है, सिलिकॉन वैसे भी मिलता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट अगली बार देखेंगे भी इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं पॉलिंग थर्ड रूल का। पॉलिंग थर्ड रूल सिंपल कहता है कि जो अगर टेट्राहेड्रल आइसोलेटेड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, अगर वो एक बॉन्ड बनाता है आपस में, ऑक्सीजन शेयर करता है तो कम स्टेबल, दो बॉन्ड शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन शेयर करता है तो और अनस्टेबल, और फेस पूरा यानी कि 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों हो ऐसा होगा, देखिए ये जो SiO4 है, ये बेसिकली कुछ ऐसा है, यहाँ सिलिकॉन है और ये ऑक्सीजन का टेट्राहेड्रॉन है ना, ये कुछ ऐसा है। अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ, ये कुछ ऐसा है ना, कि ये देखिए ये बीच में आपका सिलिकॉन हो गया और ऑक्सीजन आपके क्या है इस तरह अटैच्ड है, ठीक है। अगर आप इसे बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब क्या होगा, अगर आइसोलेटेड सिलिकॉन है तो इनके जो आयंस होंगे ये पॉजिटिव, और सिलिकॉन के पास +4 चार्ज है, तो ये सिलिकॉन पॉजिटिव चार्ज, इसका सिलिकॉन पॉजिटिव चार्ज दूर दूर रहेगा। अगर एक सिलिकॉन यहाँ मतलब ऑक्सीजन शेयर किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ, चार्जेस पास में आ गए। अगर 2 फेस तो यहाँ सिलिकॉन और यहाँ बीच में सिलिकॉन होगा, ये पास और पास आ गया। अगर फेस कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज और पास आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज रिपेल करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी अनस्टेबिलिटी आपको बढ़ाते जाएगा। तो यही कहा है ऐसा ही ये जो टेट्राहेड्रा है ना, ये SiO4 का है ना, सिलिकॉन टेट्राहेड्रल। तो अगर आप इसे अरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है ना, कुछ इसी शेप का बन जाएगा। तो यहाँ बीच में सिलिकॉन है और 4 ऑक्सीजन है, तो जितना सिलिकॉन आपस में यानी पॉजिटिव चार्ज दूर रहे उतना ही ज़्यादा बेटर है। एक शेयर करेगा तो पास आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, 2 ऑक्सीजन शेयर करेगा और पास, 3 करेंगे और पास आ जाएगा। इसीलिए आपकी अनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ते जाती है, सबसे ज़्यादा फेस में होगी, फिर एज में उससे कम, फिर वर्टेक्स शेयरिंग में और कम, और आइसोलेटेड में बहुत कम होती है। पॉलिंग फोर्थ रूल थर्ड का ही आपका एक्सटेंशन है, कहा है कि स्मॉल कैटायन विथ हाई चार्ज डू नॉट शेयर एनायन विथ अदर। मतलब कि अगर आप सिलिकॉन ही ले लीजिए, यानी कि कोई छोटा चार्ज है, छोटा आयन है जिसपे चार्ज बहुत ज्यादा है ना, तो वो
अपना ऑक्सीजन दूसरे के साथ जल्दी शेयर नहीं करता है। तो वही चीज आपने थर्ड में देखा था कि एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है अनस्टेबल, 2 कर रहा है तो और अनस्टेबल, 3 कर रहा है तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो वही चीज ये बता रहा है कि अगर आप ज्यादा शेयरिंग करने लगते हो तो वो शेयर ज्यादा नहीं कर पाता है। ठीक है, शेयर करेगा तो पास पास आने लगेंगे ये चार्ज जो कि अनस्टेबल होने लगेगा। पॉलिंग फिफ्थ रूल कहता है रूल ऑफ पार्सिमोनी, मतलब कि आपके पास बहुत कम फ्यू ही कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एनायन कंटेन करते हैं अलग अलग वेरिएट का, नहीं तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि अगर आप लास्ट क्लास याद होगा तो आपको पता होगा फेल्सपार, प्लेजियोक्लेस फेल्सपार, अल्कली फेल्सपार, क्वार्ट्ज, माइका, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, यही कुछ 5-6 ले लें तो मैक्सिमम जो मिनरल्स हैं, जो अर्थ मिनरल है वो यही है, 5-6 ही आप उठा लीजिए तो इन्हीं से ही पूरा मिनरल बना, मतलब पूरा अर्थ का कंपोजिशन बना हुआ है ना। नॉन सिलिकेट मिनरल और अदर सिलिकेट मिनरल तो 3 और 5% होते हैं बस, या 8%। तो अगर आप देखें 85 to 90% आपकी यही 5-6 ही कवर कर जाते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, बहुत सिंपल ही आपको मिलेगा कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिंग्स रूल खत्म होता है। पॉलिंग्स रूल हमें बेसिकली बताता क्या है, तो दे आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल केमिस्ट्री ऑफ मिनरल, दे एक्सप्रेस कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल, दे इंडिकेट दैट ओनली वेरी स्टेबल कंपाउंड अकर इन मिनरल, है ना, जो बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं वही मिनरल में पाए जाते हैं। लेस स्टेबल कंपाउंड आइदर डू नॉट फॉर्म इन नेचर और सून डिकम्पोज मिनरल then are stable at their condition। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। तो ये हमारा पॉलिंग्स रूल का बेनिफिट है।